स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कीड़ा में। प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं हर बार आपको हर वीडियो में बताता आया हूं और बताता भी रहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इंटरमीडिएट केमिस्ट्री भाग 1 एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है और उस सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा भाग 1 है उसके लगभग हम अंतिम चरणों में हैं। प्रत्येक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और हाँ, किसी भी वीडियो की अच्छी तरह प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छी तरह अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी वीडियो है और इसमें हर चीज़ को बड़ी आसानी से और अच्छे और सूटेबल ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। तो प्यारे छात्रों, इसी क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और यहाँ से हर साल आने वाले प्रश्न का जो चैप्टर है हमारा, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर? हमारे चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक के तत्व। तो प्यारे छात्रों, आइए जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व। एक बार मैं लिखे देता हूँ, डी ब्लॉक के तत्व, है ना। डी ब्लॉक के तत्व क्या है? जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश से पिछले कोश के, यानी जो बाहरी कोश तो है लेकिन उससे पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं, वे डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है प्यारे छात्रों कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनको दूसरा नाम संक्रमण तत्व भी कहा गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डी ब्लॉक के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो सबसे बाहरी कोश होता है तो क्या होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और 2, अर्थात NS1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं और S में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, अर्थात S में इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकता। बात आती है तथा उससे पिछले कोश का, अर्थात डी कोश तो बाहरी है और उससे पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है प्यारे छात्रों, वो NS-1 S², अर्थात S की फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, N-1 P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1 डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। समझ में आ रही है? यानी बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और 2 हो सकता है, NS0 हो सकता है और उससे पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है प्यारे छात्रों, N-1 S⁻², अर्थात S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, N-1 P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और N-1 डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या कहलाते हैं? हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। प्यारे छात्रों, बात आई थी कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, अर्थात इनको डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखिए, संक्रमण तत्व हेडिंग डालेंगे, इसका ट्रांजिशन एलिमेंट है कि जिन तत्वों के परमाणु या यौगिक के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हों, आंशिक माने थोड़े कम या बहुत हल्के रूप में भरे हों, उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जिन तत्वों के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हों या बहुत कम भरे हों, उनको क्या कहते हैं? हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के ही तत्व ऐसे हैं जिनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। देखिए छात्रों, जैसा कि अभी आपने देखा कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उसमें ये कहा गया है कि जिनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो प्यारे छात्रों, हम सुटेबल रूप से किसको ले सकते हैं? आयरन को ले सकते हैं, क्योंकि आयरन जो है हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और संक्रमण तत्व है। कैसे? देखो, अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो आप जानते हैं आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26। अगर मैं इसकी बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो पहली कक्षा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। नियम के अनुसार डी कक्षा तब फुल फील्ड होती है प्यारे छात्रों जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है
कि जिसका बाहरी कोष से पिछला कोष अपूर्ण भरा हो, है ना, या आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल भरा हो, वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, है ना। तो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो 3D क्लास है हमारी। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले डी में कक्षाएं कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। तो 1 2 3 4 5। अब मैं पहले 6 इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक करके भरूंगा। देखिए पहले मैं इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरूंगा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अर्थात जोड़ा बनता है, पेयरिंग होती है, अंडरस्टैंड। तो हमारे पास डी जो कक्षा आपको दिख रही है, डी ऑर्बिटल जो दिख रहा है आपको, वो आंशिक रूप से भरा हुआ, पूरा भरा हुआ नहीं है, ठीक है। पूर्ण भरने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 4, है ना। तो ये अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए 200 से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, 200 से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण करने की वजह से इसको क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। संक्रमण को अंग्रेजी में ट्रांजिशन कहते हैं प्यारे छात्रों, और हिंदी में कहते हैं संक्रमण। आप देख रहे हैं कि संक्रमण तत्वों की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि वह तत्व या यौगिक जिनका डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। अर्थात डी ब्लॉक के ही ऐसे तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यूरेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, ये सब कैसे हैं? संक्रमण तत्व हैं। और सब के सब जो तत्व हैं इनकी डी कक्षा अनकम्प्लीट भरी हुई है या आंशिक रूप से भरी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है या डी ब्लॉक के एलिमेंट है। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ, तो इसके बाद अब हम जानेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या संक्रमण तत्व हैं, उनको आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है। क्योंकि प्रत्येक तत्व, प्रत्येक ग्रुप या समूह या तत्वों के समूह का हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि आवर्त सारणी में वे कहाँ स्थित हैं, अर्थात उनको आवर्त सारणी में कहाँ स्थान दिया गया है। देखिए आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स, क्लियर? देखेंगे आवर्त सारणी में, यानी जो हमारी आवर्त सारणी है, दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी है, तो उसमें क्या होता है? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट को, किसको? डी ब्लॉक तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक वाले तत्वों के मध्य 10 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। वो कॉलम कौन कौन से प्यारे छात्रों? 3 4 5 6 7 8 9 10 तथा 11 12 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। आपको भली भांति पता है कि आवर्त सारणी में जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको एस और पी ब्लॉक के मध्य 10 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। जो कॉलम है 3 4 5 6 7 8 9 10 तथा 11 12, है ना, खड़े कॉलम में स्थान दिया गया है। जिंक कॉलम 12 में स्थित है। जिंक कहाँ पर स्थित है? कॉलम 12 में स्थित है। और जिंक का परमाणु क्रमांक प्यारे छात्रों कितना होता है? 30 होता है, अर्थात 30 होता है, स्थित है। अतः जिंक को छोड़कर शेष सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, है ना, जिसमें परमाणु क्रमांक 29 पर कॉपर आता है और क्रोमियम 24 पर आता है। सबके सब क्या है? ये संक्रमण तत्व है, केवल जिंक को छोड़कर, क्लियर? अर्थात स्थिति आपको पता चल गई कि पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ स्थान दिया गया है? एस और पी ब्लॉक के मध्य। अर्थात आप समझ गए कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हमारी पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी हमारी कहाँ स्थान दिया गया है? एस और पी ब्लॉक के मध्य 10 खड़े कॉलमों में। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ, तो प्यारे छात्रों अब बात आती है कि आखिर कौन कौन से तत्व जो हमारे डी ऑर्बिटल में आते हैं या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं। देखिए परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? हम डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। देखिए कौन कौन से? देखिए वर्ग, ये है हमारा वर्ग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसके अंतर्गत इनको एस और पी ब्लॉक के मध्य 10 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। अर्थात 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 में स्थान दिया गया है। आइए जानते हैं भी कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए वर्ग में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और तत्व व उनके परमाणु क्रमांक क्या है? ये स्कैंडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। स्कैंडियम,
टाइटेनियम का कितना होता है प्यारे छात्रों 22, कितना होता है 22। ये वैनेडियम है, ये वैनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 23। यह है क्रोमियम, क्रोमियम का 24 होता है। और मैग्नीज इसका होता है 25। क्रोमियम डबल हो गया प्यारे छात्रों, यहाँ पर क्रोमियम नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है आयरन होता है। क्या होता है आयरन F ही होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है। ये कोबाल्ट है हमारा, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। ये आता है निकेल, निकेल का कितना होता है 28 और कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि परमाणु क्रमांक 30 वाला तत्व अर्थात जो वर्ग 12 में उपस्थित जिंक है, इसको छोड़ करके यानी इसको छोड़ करके बाकी सारे जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं या इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, इस बढ़ते हुए क्रम में अब हम चलते हैं कि जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जो संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनको सबसे नीचे P और S के बीच में स्थान दिया गया, अर्थात क्या इनके गुण हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं या डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण। देखिए, इसमें सबसे पहला लक्षण आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर मैं आपको बता चुका हूँ, भली भांति एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो बाहरी कक्षा का अलग और बाहरी से पिछली कक्षा का अलग अलग होता है। अर्थात चूँकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पिछली डी ऑर्बिटर में भरते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी डिफरेंस होगा। आइए जानते हैं डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं, और इसमें सबसे पहला हेडिंग है प्यारे छात्रों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कोश से पिछले कोश में भरते हैं, है ना, ठीक है, में भरते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NS1 से 2 N0 होता है तथा बाहरी कोश से पिछले कोश का, ये जो हमने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, ये बाहरी कोश का होता है। हम लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, NS1 से 2 N0 होता है तथा बाहरी कोश से पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे छात्रों N-1 S2 N-1 P6 तथा N-1 D 1 से लेकर 10 होता है ना। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये तत्व जो है दो प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करते हैं, बाहरी कोश का अलग और बाहरी कोश से पिछली कोश का अलग। जैसे कि बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है NS1-2 यानी 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन, और NS0 भी हो सकता है, और उससे पिछली कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-1 S2 और N-1 P6 तथा N-1 D की 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन उसमें हो सकते हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल के, सबसे पहला तत्व है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम। मैं यहाँ पर केवल 3 को दिखा रहा हूँ, बाकी इसके बाद में दिखा दूंगा। तो देखेंगे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है छात्रों 21 होता है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1 और 4s2। जैसे कि आपको पता है कि बाहरी कक्षा हमारी क्या है, ये है 4s2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो आपको पता है S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अर्थात ये इसकी बाहरी कक्षा है। और उससे पिछली जो कक्षा D जो ऑर्बिटल है हमारा, ये जो 3D, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3D में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको बता भी दिया है कि इसकी जो D ऑर्बिटल्स होती हैं वो अनकम्प्लीट भरी होती हैं, यानी आंशिक रूप से भरी होती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में ही प्रवेश करता है। D ऑर्बिटल में प्रवेश करने की वजह से ही इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइटेनियम की, किसकी, टाइटेनियम की। इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है प्यारे छात्रों। तो इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, अर्थात अब
परमाणु क्रमांक 1 बढ़ा तो डी में इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, यानी पहले में कितने थे, एक था, अब कितने हो गए, 2 हो गए, जबकि एस में 2 ही रहे, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं, डी ऑर्बिटल में भर रहे हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक का एलिमेंट नाम दिया गया। बात करते हैं वेनेडियम। प्यारे छात्रों, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23 होता है, अर्थात 23 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊं या आपको समझाऊं या लिखूं तो पता चलता है कि पहले में डी में 2 थे, अब डी में 3 हो गए, जबकि एस में 2 के 2 ही रहे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3 और 4s2, अर्थात इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करते हैं, और डी इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होने की वजह से ही डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, जो हमारा टॉपिक था वो था डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है बड़ी अच्छी तरह से। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है परिचय के बाद, वो चल रहा था डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं या क्वालिटीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अवस्था को बताया है ना, और इसी पर बताया कि ये 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन से? सबसे पहले बाहरी सेल्स की बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और दूसरा उससे पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसी क्रम में छात्रों अब आता है हमारा नया परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात दूसरी विशेषता क्या है इसकी, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। डी ब्लॉक तत्वों की ये सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो होता है ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है। देखिए, हेड डालेंगे आप परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था और लिखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप पता है तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अर्थात परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और इसमें जो हमारा जिंक है, जिंक से पहले के जितने भी तत्व हैं वो संक्रमण धातु तत्व भी कहलाते हैं। मैंने आपको कल बताया था अच्छी तरह से, है ना। और अब देखते हैं हम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे ये हमारे ऑक्सीकरण अवस्था है, तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है। जो स्कैंडियम है हमारा, जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था बताता है, 3। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, 3। फिर उसके बाद टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22 अर्थात 22 होता है। देखिए 3 प्रकार की या 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, 4, 3, 2। वेनेडियम की बात करें, परमाणु क्रमांक 23 होता है, यह भी 4 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, 5, 4, 3, 2। क्रोमियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। तो ये भी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, और सबसे हाई जो होती है इसकी +6 होती है। कितनी होती है, +6। तो 6, ये 400 नहीं करता, नहीं ये 500 करता है, ये 3 और 2, 6 के बाद 3 और 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है हमारा मैग्नीज, परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है, 25। वेरी गुड। तो ये सबसे बड़ी, यानी पूरे संक्रमण धातु तत्वों में या पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या पूरी पीरियोडिक टेबल में हम कह सकते हैं कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और वो होती है +7। कितनी, +7। फिर +6, +4, +3, +2। इस संक्रमण को देखने से पता चलता है कि प्यारे छात्रों, मैग्नीज जो है +5 ऑक्सीकरण अवस्था कभी प्रदर्शित नहीं करता, केवल सबसे हाईएस्ट कितनी करता है, +7। और पूरी पीरियोडिक टेबल में मैग्नीज ही एक ऐसा तत्व है प्यारे छात्रों जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। फिर आती है क्या, आयरन यानी लोहा, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 26 है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +6। उसके बाद 5 शो नहीं करता, 4 शो नहीं करता, 3 बताता है और 2 को बताता है। क्लियर। इसके बाद कोबाल्ट 27, इसका परमाणु क्रमांक है, ये ना तो 6 करता है, ना 5 करता है, केवल ना 4 करता है, केवल 3 और 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है।
बात करते हैं हम निकिल की। निकिल भी ना तो 5 करता, ना 6 करता, ना 4 करता, ना 7 करता, केवल 3 और 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। बात करते हैं कॉपर की। परमाणु क्रमांक 29 है, ना तो ये 6 करता, ना 5 करता, ना 3 करता, तो ये केवल 2 और 1 ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बात करते हैं जिंक की। जिंक केवल 2 ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2 की ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर छात्रों? तो इन सबको देखने से हमें पता चलता है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए नाम दिया गया है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्वों की 2 उत्तरोत्तर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में, जो संक्रमण तत्व हमारे स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के संक्रमण तत्वों की 2 उत्तरोत्तर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 1 यूनिट का अंतर होता है। कितने का? 1 यूनिट का। जैसे देखो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। समझ में आ रही है? तो कितना अंतर होता है? 1 यूनिट का डिफरेंस होता है केवल। बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक तत्वों की 2 उत्तरोत्तर ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 2 यूनिट का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 2 यूनिट का। तो प्यारे छात्रों, इससे पता चल जाता है कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो हमारा नया गुण आता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है प्यारे छात्रों धात्विक गुण, अर्थात मेटलिक प्रॉपर्टी। मेटलिक प्रॉपर्टी देखिए, वैसे तो स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर और परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और इन सभी में सबकी सब देखने को मिलता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल, जिंक, ये सब क्या है? हमारे सबके सब धातु हैं। सबके सब क्या हैं? धातु हैं। अर्थात जानते हैं कि धात्विक गुण में डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। सारे के सारे तत्व क्या हैं? धातु हैं। कोई भी इसमें अधातु तत्व नहीं है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और तथा संयोजी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल होता है ना? भारी कोश में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संयोजी कोश जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? रिक्त होता है ना? आगे देखते हैं, संक्रमण धातु चमकीले होते हैं, है ना? देखिए टाइटेनियम को ले लो, स्कैंडियम को ले लो, वैनेडियम को ले लो, क्रोमियम को ले लो, मैग्नीज को ले लो, आयरन को ले लो, कोबाल्ट को ले लो, निकिल को ले लो, जिंक को ले लो, सबके सब क्या है? चमकीले हैं, है ना? इन तत्वों के बीच दृढ़ बॉन्ड होने के कारण ये प्रबल एवं कठोर होते हैं। समझ में आ गई? सबके सब कैसे होते हैं? प्रबल और कठोर होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको गलाने और उबालने के लिए या मेल्टिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उच्च होंगे, है ना? जब मान लीजिए कोई धातु कठोर है, दृढ़ है, मजबूत है, तो उसमें ही उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ऊंचे होंगे। तो बड़ी जायज़ सी बात पता चलती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के गलनांक और क्वथनांक भी ऊंचे ही होंगे। तो जानते हैं, देखिए आप कहता है क्वथनांक भी उच्च होते हैं। सभी संक्रमण धातु के गलनांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी संक्रमण धातुओं के गलनांक कितने होते हैं? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होते हैं, है ना? वो कहता है सभी धातुओं में, जितनी भी हम धातु पढ़ते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, सभी धातुओं में सबसे उच्च गलनांक टंगस्टन धातु का होता है। वेरी नाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे उच्च गलनांक वाली जो धातु है वो कौन सी होती है? टंगस्टन होती है प्यारे छात्रों, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 3410, यानी 3410 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना शुरू करती है। अंडरस्टैंड? आपको ये सवाल कंपटीशन लेवल के लिए बहुत मोस्ट है, और आपके विकल्प लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि सभी धातुओं में, जितनी पीरियोडिक टेबल में हम धातुएं पढ़ती हैं, उन सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। कितना? 3410, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा सबसे कठोर भारी धातु, सबसे भारी जो धातु होती है वो होती है ऑस्मियम। कौन सी होती है? ये जो है सबसे भारी धातु कौन सी होती है छात्रों? ऑस्मियम होती है। ऑस्मियम से भारी धातु कुछ नहीं होती, जिसका घनत्व कितना होता है? 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। कितना? 2206
2206 ग्राम पर सेंटीमीटर, 22.6 सॉरी 22.6। और उसका कितना होता है पारे का, क्या कोई मुझे बताएगा मरकरी का पारे का घनत्व कितना होता है Hg का 13.6, कितना 13.6, और इसका कितना होता है 22.6। अंडरस्टैंड। आगे कहता है तथा सभी धातुओं में सबसे अधिक चालकता सिल्वर और कॉपर की होती है। किसकी होती है? सिल्वर और कॉपर की होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं कि जितने भी हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़े हैं सबके सब धातुएं होती हैं, चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर होने के कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ऊंचे होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के से लेकर के 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है और सबसे अधिक चालकता सिल्वर और कॉपर की होती है। उसके बाद मैंने बताया कि सबसे अधिक गलनांक जो होता है वो किसका होता है? टंगस्टन धातु का होता है, जो होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यू अंडरस्टैंड? ओके, लिसन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, अभी हम आपको अध्ययन करा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण धातुओं के लक्षण, और उसी क्रम में प्यारे छात्रों अब हमारा नंबर 4 पे आता है अनुचुंबकीय गुण, अर्थात धातुओं का अनुचुंबकीय गुण कैसा होता है। तो आइए जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में धातु का जो चुंबकीय गुण होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो कैसी होती है। देखिए, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण, समझ में आ रही है, ताकि हम डी ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं और डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। किस कारण? डी ब्लॉक आंशिक रूप से भरे होने के कारण। संक्रमण धातुओं के आयनों और यौगिकों का अनुचुंबकीय गुण डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। बड़ी सीधी सी बात कही है कि इन तत्वों में डी ब्लॉक एलिमेंट में जो अनुचुंबकीय गुण होता है वो डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। समझ में आ गई? आप जानते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 10। अगर मान लीजिए बाय द वे किसी के कारण से उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएँ, 8 रह जाएँ, 7 रह जाएँ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक घटेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी। तो जैसे जैसे जितनी संख्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन की होगी उसका चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण उतना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से उसने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होने की वजह से ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। किसकी वजह से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। किस ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में। जैसे कॉपर सेकेंड आयन, अगर मैं Cu+ की बात करूं प्यारे छात्रों, Cu2+ की बात करूं, तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितना? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे छात्रों? 29 होता है। 2 प्रोटॉनों की अधिकता है इस पर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक कितना रह जाएगा? 27 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 27। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊँ तो ये आएगा Cu2+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 हो जाएगा। अर्थात अगर मैं d9 की बात करूं तो प्यारे छात्रों देखो 1, 2, 3, 4 और 1, 5। यू अंडरस्टैंड? ये डी हमारी 3D कक्षा है और डी में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे और उसके बाद इनकी पेयर होती है। तो प्यारे छात्रों आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इसीलिए यह तत्व Cu सेकेंड आयन जो होता है हमारा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी तरह से जैसे Cu सेकेंड आयन तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, जैसे Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर हमें पता चलता है कि डी ऑर्बिटल में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? अंडरस्टैंड? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लक्षण आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक आता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो आता है रंगीन आयन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति या कलर्ड आयन या कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति। देखिए प्यारे छात्रों, जो रंगीन आयन होते हैं, जैसे आपको पता है कि कॉपर का आयन नीले रंग के होते हैं, लोहा लाल रंग का होता है। ये किस कारण होते हैं? इसका भी कारण डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों ने स्पष्ट किया है। और क्या है आइए जानते हैं। देखिए, डी ब्लॉक तत्व में डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होने के कारण, डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरे होने के कारण
संक्रमण धातु कौन कौन सी होती है? जिंक को छोड़कर सारे संक्रमण धातु, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, मैग्नीज, कॉपर, निकल, जिंक, ये सब धातु रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। जैसे कॉपर फर्स्ट आयन तथा कॉपर सेकंड आयन के संकर यौगिक, इन दोनों के जो संकर यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? नीले रंग के। अर्थात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या जो संक्रमण धातु हैं वो अपने कलर आयन या कलर यौगिक क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें डी की कक्षा जो होती है, डी ऑर्बिटल्स जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी अपूर्ण भरा होता है। इस वजह से ये कलर आयन देते हैं। अर्थात Cu+ तथा Cu सेकंड आयन के संकर यौगिक नीले रंग के होते हैं। आगे देखेंगे, संक्रमण धातु आयनों का रंग उनके द्वारा डी कोश में संक्रमण होने के कारण होता है ना। डी संक्रमण क्या है? जब इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो उसे डी संक्रमण कहते हैं, है ना। कैसे होने के कारण होता है? आगे देखेंगे, एक डी स्तर से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जाना डी संक्रमण कहलाता है। इस पर समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन एक डी स्तर से दूसरे डी स्तर में पहुंचता है तो उनके संक्रमण की वजह से वे कलर आयन बनाते हैं, और वो ऐसा तभी होता है जब डी ऑर्बिटल अनकम्प्लीट भरी होती है, अर्थात अपूर्ण भरा होता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? रिटन डाउन। प्यारे छात्रों, इसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया 5वां नंबर जो था कलर आयन बनाने की प्रवृत्ति। उसके बाद जो हमारा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या संक्रमण धातु हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट छठा रोल अदा करते हैं वो होता है कैटालिस्ट प्रॉपर्टी, अर्थात उत्प्रेरक गुण। देखिए, जानते हैं क्या है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को चेंज करते हैं या परिवर्तित करते हैं, लेकिन अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते और अभिक्रिया के अंत में जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। उत्प्रेरक ना तो किसी अभिक्रिया को शुरू करते हैं और ना ही क्रिया को ख़त्म करते हैं, ये सिर्फ उसकी दर में परिवर्तन करते हैं, अर्थात वेग में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारे संक्रमण धातुओं में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैसे आयरन है, वेनेडियम है। इस तरह आप देखते हैं उत्प्रेरक गुण या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी संक्रमण धातुओं और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। समझ में आ गई? संक्रमण धातुओं और उनके यौगिक में, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये इसका यौगिक है, तो यह है संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरक गुण होते हैं। संक्रमण धातुओं में यह गुण, बड़े गौर देने की बात है प्यारे छात्रों, जरा गौर दीजिएगा। संक्रमण धातुओं में यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है ना, परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है। वायदे में आपसे पूछता है एग्जामिनर सर कि बताइए कि बेटा हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये उत्प्रेरक गुण शो करते हैं। आप कहोगे यस सर। जस्ट आफ्टर अगर आपसे वो पूछ लेते हैं कि बेटा इनमें जो कैटालाइसिस प्रॉपर्टी होती है, जो उत्प्रेरकीय गुण होता है, वो किस कारण होता है, तो आप तुरंत आंसर देंगे सर परिवर्ती संयोजकता के कारण। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो उसने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि धातुओं में यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है। क्लियर? जैसे उत्प्रेरक के रूप में इनका उपयोग निम्नलिखित या निम्नवत होता है। कैसे होता है? देखो प्यारे छात्रों, जैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, जब हैबर विधि से अमोनिया बनाई जाती है तो उस अभिक्रिया में आयरन जो होता है हमारा उत्प्रेरक का काम करता है और यह आसानी से अमोनिया प्राप्त हो जाती है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो प्यारे छात्रों वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अर्थात उत्प्रेरक, अर्थात डी ब्लॉक का जो यौगिक है वो क्या है? उत्प्रेरक का काम करता है। अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है प्यारे छात्रों। और इस अभिक्रिया की रेट को प्रभावित करने वाले के रूप में जो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। इसमें वेनेडियम क्या है? हमारा संक्रमण धातु है। क्लियर? तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि उत्प्रेरक के रूप में हमारे जो संक्रमण धातु एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बड़े आसानी से प्रयोग किए जाते हैं और उनका यह गुण परिवर्ती संयोजकता के कारण होता है। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, इसके बाद आता है हमारा मिश्र धातुएं, अर्थात मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पढ़ाया कि डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण धातु एलिमेंट्स कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको अनुचुंबकीय गुण पढ़ाया। अनुचुंबकीय गुण के बाद आपको आता है मिश्र धातुएं, अर्थात
जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु का मतलब है जब कोई धातु 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण से बनती है या 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती है तो उसको कहते हैं मिश्र धातु या एलॉयज कहते हैं। केवल डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जिससे कि ये एलॉयज बनाने में पूर्णतया सक्षम होते हैं। और प्यारे छात्रों, एलॉयज बनाने के लिए दोनों मिलने वाली धातुओं की समान त्रिज्याएं होनी चाहिए। अगर परमाणु त्रिज्याएं अलग अलग ही तो मिश्र धातु बनने के चांस घट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं। देखिए, मिश्र धातुएं या एलॉयज, संक्रमण धातुओं की धात्विक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, जो हमारे संक्रमण धातु हैं उनकी जो धात्विक त्रिज्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, लगभग समान होती हैं। अतः संक्रमण धातुएं आपस में कई प्रकार की मिश्र धातुएं बनाती हैं या कई मिश्र धातुएं बनाती हैं। समान परमाणु त्रिज्या की धातुएं प्रतिस्थापनी धातुएं बनाती हैं जिसमें एक धातु के समान परमाणु, समझ में आ गई, एक ही धातु के समान परमाणु त्रिज्या की दूसरी धातु के कुछ परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके, है ना, दूसरी धातु के कुछ परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके यानी निकाल करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आ रही है, उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अति भिन्न परमाणु त्रिज्या के 2 तत्व अंतरकाशी मिश्र धातु बनाते हैं। अगर मान लो उनमें भिन्नता है तो उनमें अंतरकाशी मिश्र धातु बन जाती हैं। देखेंगे हम मिश्र धातु पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक में पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील्स आदि बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो एलॉयज होती हैं या मिश्र धातुएं होती हैं। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के जो संक्रमण धातु हैं वो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो पीतल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कॉपर कितना होता है, 70% होता है। कितना होता है, 70% होता है। और लोहा कितना होता है उसमें, 30%। यू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं कांसे की तो कांसे में 88% क्या होता है, कॉपर होता है। और क्या होता है, टिन कितना होता है हमारा, 12%। इस प्रकार से हमें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या संक्रमण तत्व, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलॉयज बनाते हैं या मिश्र धातु बनाते हैं। यू अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है और प्रतिस्थापन करके, अर्थात जब कोई परमाणु उसके स्थान पर आकर एक परमाणु को निकाल करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले। मान लीजिए कि एक चारपाई पे 4 लोग बैठे हुए हैं, समझ में आ गई, और 4 लोगों में से कोई व्यक्ति आए और एक को उठा करके उसके स्थान पर खुद बैठ जाए, है ना। तो सेम वैसी कंडीशन यहाँ होती है कि परमाणु आता है, एक को हटा करके उसके स्थान पर खुद जुड़ जाता है और मिश्र धातु या अंतरकाशी धातुएं बन जाती हैं। क्लियर, यू अंडरस्टैंड, ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हमारा लास्ट गुण है इनका, वो है हमारा एक्टिविटीज़ या क्रियाशीलता। अब तक हमने इसके चुंबकीय गुणों को पढ़ा, ऊर्जाओं को पढ़ा और उत्प्रेरक गुण को पढ़ा, अन्य सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, मैग्नेटिक गुण को पढ़ा। अब लास्ट में जो आता है क्रियाशीलता, कि ये कितनी एक्टिव होती हैं, कितनी क्रियाशील होती हैं, किन धातुओं से क्रिया करती हैं, किन से क्रिया नहीं करती। तो आइए जानते हैं संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता, ये एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट के तत्वों की क्रियाशीलता। संक्रमण धातुएं क्षार धातु कैसे, जैसे कैल्शियम, और क्षारीय मृदा धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं। इन दोनों प्रकार की से क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं से कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात इनसे रिएक्शन बहुत कम करती हैं क्रिया, क्योंकि इनकी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा अर्थात जब कोई पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है, सब्लिमेशन का गुण शो करता है, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। और इनके आयनन विभव उच्च होते हैं, समझ में आ गई। इनकी ऊर्ध्वपातन ऊष्माएं और इनके आयनन विभव कैसे होते हैं, उच्च, इसी वजह से ये कम क्रियाशील होती हैं। अगर प्रथम संपर्क श्रेणी की बात करूं तो इनके धातु जितने भी होते हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं जैसे कि कॉपर, तो इनका इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है प्यारे छात्रों, धनात्मक होता है। और कितना होता है, .+0.34 वोल्ट होते हैं। इस वजह से यह कह सकते हैं होता है ना, होता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों से कम क्रियाशील होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी ऊर्ध्वपातन ऊष्माएं जो है उच्च होती हैं और इनके इलेक्ट्रोड विभव भी
या क्या कह सकते हैं हम इसके आयनन विभव भी उच्च होते हैं। इसी वजह से ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है, कम क्रियाशील होते हैं। अंडरस्टैंड, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टडी किया, आप सबको भली भांति अच्छी तरह से समझाया और प्रत्येक गुण को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इन सब चीज़ के अध्ययन करने के बावजूद अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं और वो है डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज़, अर्थात जितने भी हम संक्रमण धातु पढ़ते हैं उनका हमारे लिए दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो आइए जानते हैं संक्रमण धातुओं का उपयोग। तो आप हेडिंग डालेंगे उपयोग या संक्रमण धातुओं के उपयोग। प्यारे छात्रों, संक्रमण धातुओं के निम्नलिखित उपयोग हैं, यानी इसके उपयोग एक नहीं अनेक हैं। जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मिश्र धातु बनाने में, सबसे पहले बात करेंगे मिश्र धातु, जैसे स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा आदि बनाने में। आपको मैंने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी मिश्र धातु बनेगी उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी और उनके बीच में जो है अंतरकाशी स्थान होगा, जिससे कि दूसरे धातु के परमाणु उसमें फिट हो जाए अच्छी तरह से। और जैसे स्टेनलेस स्टील है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में, और पीतल का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, मुद्रा धातु बनाने में, कांसे का उपयोग भी बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में आदि स्थानों पर किया जाता है। और ये सब किससे प्राप्त होती है, संक्रमण धातुओं से। क्लियर। दूसरी बात आती है अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुणों को मैंने प्रदर्शित करने में सबसे पहले ये बताया था, ये कहती है अनुचुंबकीय गुणों का या गुणों को प्रदर्शित करने में। आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट या संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। ऐसा क्यों होता है, इनके बीच में डी ऑर्बिटल अनकम्पेल्ड होने की वजह से, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में भरते हैं, जैसे जैसे इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वह उतनी ही ज़्यादा मात्रा में अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि Cu पॉजिटिव आयन जो था हमारा वो कैसा था, अनुचुंबकीय था, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 1 थी, है ना। इसलिए ये क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी तरीके से हम बता सकते हैं कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। ऐसा इनके डी ब्लॉक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होने के कारण होता है। अंडरस्टैंड। बात आती है हमारी कलर्ड आयन बनाने में, अर्थात रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति की व्याख्या करने में। हम इसके माध्यम से ये बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ या कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट कलर होगा, कौन सा अनकलर्ड होगा। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक अनकम्प्लीट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं। इसी वजह से Cu2+ आयन रंगीन अर्थात नीले रंग का होता है। क्लियर। बात आती है उत्प्रेरक के रूप में। प्यारे छात्रों, बड़ी ही सुंदर बात है उत्प्रेरक। आपको मैंने एक बार नहीं कई बार ये बताया होगा कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, है ना। अब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि जब हेबर विधि से अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है, अमोनिया बनाई जाती है, तो उसमें आयरन जो है उत्प्रेरक का काम करता है। उसी तरह से मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल कल दिया था और ये भी बताया था कि प्यारे छात्रों कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है, जिसमें वैनेडियम क्या है, हमारा संक्रमण धातु ही है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये जो हमारे संक्रमण धातु हैं उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। बात आती है संकर युग्म बनाना। संकर का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के वांछित गुणों का प्रयोग करके एक नई धातु का प्रिपरेशन किया जाता है या नई धातु बनाई जाती है, तो उस बनने वाली धातु को संकर धातु या संकर यौगिक कहते हैं। तो इस क्रिया के इन सभी जो मैंने आपको यूजेस बताए, सभी में जो हमारे संक्रमण धातु हैं उनका अहम रोल है, मुख्य रोल है, और ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी कहलाती हैं। अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ। हाँ तो प्यारे छात्रों, ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे, इनका एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या, इनके सबकी प्रॉपर्टीज़ को और यहाँ तक कि यूजेस को आप अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन में भी सुन चुके हैं, आप अपना नोट्स भी बना चुके हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से 4 नंबर का सवाल उठता है और परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। प्यारे छात्रों, प्रत्येक बात को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छी तरह आपको समझाया जाएगा। बस आप चैनल पर बने रहिए। प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्पफुल होगी। तो इसी आशा के साथ प्यारे छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले एक बात कहूँगा, अगर हमें या आपको ऐसा लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए
बहुत हेल्पफुल है या हमें ऐसा लगता है कि हम आपके लिए उपयोगी हैं, हमारा दिया गया नोट्स आपके लिए उपयोगी है, तो प्यारे छात्रों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपने एग्ज़ाम में 101% मतलब 101% सफलता प्राप्त कर सकें और अपनी मार्किंग को ग्रो करके 100% अंक प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।